हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज अदर सोर्स का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इनकम ऑफ अदर सोर्स। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। लास्ट सोर्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एक इंडिविजुअल सबसे पहला टैक्स में आपने क्या किया, उसका स्टेटस चेक किया कि वो इंडिया का रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या एनआरआई है, बराबर है। फिर उसके बाद हमने देखा कौन से इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम सब ऑर्डिनरी को टैक्सेबल होता है। फिर वो जो इनकम है वो कहाँ से जनरेट कर रहा है, तो 5 सोर्सेस से। या तो वो सैलरी से इनकम जनरेट कर सकता है, या तो वो हाउस प्रॉपर्टी से, या तो वो बिजनेस से, या तो वो कैपिटल गेन से, या तो अदर सोर्स। अदर सोर्स का वीडियो यूट्यूब पे नहीं डाला है मैंने, ये फर्स्ट टाइम है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, ठीक है। मतलब पिछले इतने साल से टैक्स पढ़ा है मैंने, अदर सोर्स कभी अपलोड ही नहीं किया, सेपरेटली नहीं किया, टोटल इनकम के साथ किया है। इसके बाद आपका सिर्फ एक ही लेसन बचेगा टैक्स के अंदर, चाहे एसवाई बैफ वाले हो, एमकॉम वाले हो, बीएमएस वाले हो, बैफ वाले हो, बीबीआई वाले हो, बीकॉम वाले हो। एसवाई बीबीआई को भी है ये, एसवाई बैफ को भी है, एमकॉम को भी है, बीकॉम को भी है। डायरेक्ट टैक्स मीन्स जिसको भी डायरेक्ट टैक्स है उसको यही है। सम्स अलग अलग कैटेगरीज के आएंगे बट टॉपिक यही होता है, ठीक है। ओनली द थिंग इज एमकॉम के अंदर जितना आपने अभी पढ़ा है इससे थोड़ा लेवल अप रहता है। लेवल अप मतलब टैक्स का सम सेम रहेगा, खाली टैक्स का कैलकुलेशन ऐड ऑन होता है, जो बैफ बीकॉम बीबीआई को नहीं है। वो अलग से जब टोटल इनकम करूंगा, मैं एमकॉम का लेक्चर दूंगा तब मैं बताऊंगा। अभी के लिए आपके लिए तो इतना ही, ठीक है क्या। चलिए देखते हैं टोटल इनकम यानी कि अदर सोर्स ऑफ इनकम होता क्या है। स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आजा भाई, मन नहीं आने का, आज आने का मन नहीं, ठीक है कोई नहीं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दैट इज, इतने सोर्सेज है अदर सोर्स, याद नहीं करना है, अभी बोल रहा हूं। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल, इनको छोड़ के जो भी इनकम होता है वो सब इधर। जैसे डिविडेंड, क्या वो सैलरी है क्या? बिजनेस नहीं, मैंने इन्वेस्टमेंट किया शेयर्स में और उससे मुझे डिविडेंड मिल रहा है, तो ना तो ये कैपिटल गेन हुआ, ना ये बिजनेस हुआ, ना ये हाउस प्रॉपर्टी, तो ये क्या हुआ? ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, डिविडेंड। अब डिविडेंड पे इंटरेस्ट ऑन लोन अप टू 20% क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। उस डिविडेंड के ऊपर अगर आपने वो किसी को लोन दे दिया है, वो डिविडेंड आपको जो मिला, आपने एज अ लोन किसी को दिया, तो उस पर आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, तो अप टू 20% आपको क्या मिलता है? एग्जाम्पशन। उसके ऊपर पूरा का पूरा टैक्सेबल। याद करना पड़ेगा सर? नहीं, रेयर केस में ये चीज आता है। खाली इतना याद रखो, इंटरेस्ट ऑन लोन अप टू 20% अलाउड है, उससे ज्यादा अगर इंटरेस्ट है तो वो क्या है? टैक्सेबल इनकम। माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन अप टू 20% का मतलब हुआ कि जो भी लोन दोगे उसके ऊपर अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो तो आपका इनकम है, लेकिन 20% तक इनकम अलाउड है। 20% से 1% भी ऊपर जाएगा तो वो आपके लिए टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। आधा % भी जो इनकम जनरेट होगा 20 के ऊपर, वो आपके लिए क्या है? टैक्सेबल। नेक्स्ट है विनिंग फ्रॉम लॉटरी। लॉटरी में पैसा, सट्टाबाजी, क्या बात है, गैम्बलिंग कर लिया, हॉर्स रेस कर लिया, कौन बनेगा करोड़पति खेल लिया, भाई आपको मिल गया पैसा। ये जो लॉटरी के पैसे, ये पूरा का पूरा आपका इनकम है। तो ये कौन सा इनकम है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। फुल्ली टैक्सेबल मतलब विनिंग फ्रॉम लॉटरी के ऊपर गवर्नमेंट का टैक्स का स्लैब ही अलग है, डायरेक्टली 30%, बट अभी के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी सीधा हिसाब है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हम लोग दिखा रहे हैं। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है वो क्या क्या है? एम्प्लॉई, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर नहीं, याद करो सैलरी। सैलरी के अंदर एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन बताया गया है। अगर बॉस कंट्रीब्यूट कर रहा है तो मेरे लिए इनकम है, मैं कंट्रीब्यूट कर रहा तो मेरा एक्सपेंस था। तो यहाँ पे जो मैंने कंट्रीब्यूट किया है, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, उसमें माइनस पेड और क्रेडिटेड विद इन द ड्यू डेट, वो क्या करना है? माइनस। मतलब मैंने फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूट किया तो मेरा एक्सपेंस है,
अब जब मुझे वो मिल रहा है तो मेरा तो इनकम होगा, उसमें जितना मुझे पे कर दिया था वो अपन माइनस करेंगे, जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वो मेरा क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर है? फिर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 15, मतलब सिक्योरिटीज के ऊपर कोई इंटरेस्ट मिल रहा तो आपके लिए क्या है, एग्जाम। अमाउंट दिया है क्या, नहीं, मतलब पूरा का पूरा क्या रहेगा, एग्जाम। है तो इनकम बट उसने वो क्या मिलने वाला है, एग्जाम्शन मिलने वाला है। इनकम फ्रॉम मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर ऑन हायर, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि मुझे गाड़ी चलाना है, मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैंने करण बोला, करण तेरा गाड़ी हायर पे दे दे, भाड़े पे दे दे, तो रेंट ले ले। अब उसके लिए तो वो इनकम है या नहीं, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वैसे ही कोई मशीन को मैंने भाड़े पे दिया, उससे इनकम जनरेट कर लिया। कोई जमीन भाड़े पे दे दिया, हाँ तेरे को मंडप बनाने का लिए मेरे को रेंट दे दे, तो जमीन भाड़े पे दिया, उससे रेंट जनरेट कर लिया, तो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। लेकिन उस इनकम के अंदर अगर आप कोई खर्चा करते हो, जैसे रिपेयरिंग का, इंश्योरेंस का, डेट, वो सब आप उस इनकम में से क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो और नेट इनकम बता सकते हो। समझा? हाँ सर, याद करना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ 5 सोर्स में से 4 याद है, तो बाकी जो भी है वो इसमें ही है। और उससे रिलेटेड जो भी खर्चा होता है, उस इनकम से रिलेटेड जो भी आपने खर्चा किया वो हमेशा क्या करने का, माइनस, और नेट इनकम खाली दिखाने का। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फैमिली पेंशन, अगर आया तो इधर क्या क्या याद रखना है, डिविडेंड, लोन पे इंटरेस्ट 20%, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पूरा एग्जाम्प्ट होता है, भाड़े पे दिया है और उसका कोई खर्चा है तो माइनस। पेंशन प्लान पे आते, फैमिली पेंशन इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 18। फैमिली पेंशन एग्जाम्प्ट होता है लेकिन पूरा नहीं, इज एग्जाम्प्ट, स्टैंडर्ड डिडक्शन उसका मिलता है लोअर ऑफ 1/3 और 15,000, मतलब जो भी तुमको पेंशन मिला उसका 1/3 अमाउंट या 15,000, विच एवर इज लोअर। जितना मिला है उसका 1/3 निकालो या 15,000, दोनों को कंपेयर करो, जो लोअर अमाउंट होगा उसको आप फैमिली पेंशन से एग्जाम्पशन दोगे और जो बच जाएगा वो आपके लिए क्या रहेगा, टैक्स। फॉर एग्जाम्पल फैमिली पेंशन 20,000 मिल रहा है मुझे, तो 20,000 का 1/3 निकालूंगा तो 3,333.33 जो भी XYZ, या 6,666.66 XYZ, तो 6,000 मिला और 15,000 दोनों में कम क्या है, 6,000, तो मुझे 20,000 में से 6,000 क्या होएगा, डिडक्शन मिल जाएगा, बाकी मेरे लिए टैक्सेबल होगा। ये पॉइंट याद रखना है, फैमिली पेंशन 1/3 और 15,000। समझा? दूसरा पॉइंट है गिफ्ट्स ग्रेटर देन 50,000 फ्रॉम नॉन रिलेटिव्स। कोई नॉन रिलेटिव्स अगर आपको गिफ्ट दे रहा है 50,000 से ज्यादा, तो वो आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल है। रिलेटिव्स नहीं, इसकी है नॉन रिलेटिव्स। समझ में आ रहा है? नॉन रिलेटिव आपको गिफ्ट दे रहे हैं, वो भी 50,000 रुपए से ज्यादा, तो वो टैक्सेबल है, अगर कम है तो टैक्सेबल नहीं है। आगे की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये एक स्कीम ही है, इसमें मैंने इन्वेस्ट किया, मुझे इसका पैसा मिला, ये मेरे लिए फुल्ली टैक्सेबल अमाउंट है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। नेक्स्ट शेयर्स फ्रॉम प्राइवेट कंपनी, रिटर्न ऑफ अर्लियर कंसिडर, मतलब कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया उससे इनकम मिल रहा है तो मेरा इनकम ही होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। प्रीमियम है, इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन जिसमें अपने को 50%, यहाँ पे लोन पे कितना परसेंट, 20%, और यहाँ पे कितना परसेंट है, 50%। उसके अलावा और कुछ तो ऐसा पॉइंट नहीं है। गवर्नमेंट ऑन कैपिटल असेट, मतलब कोई गिफ्ट्स वगैरह आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, कोई अवार्ड्स वगैरह आपको मिल रहा है, गवर्नमेंट अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स मिल रहा है, तो ये सब क्या होता है, एग्जाम। अदर देन दिस एक्सपेंसेस, तो इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, खाली कुछ कुछ पॉइंट्स जैसे गिफ्ट्स है, फैमिली पेंशन है, डिविडेंड है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। बाकी सम करोगे तो तुमको एक आइडिया एक्चुअल में आ जाएगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैसे करते हैं। कोई डिडक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, इनकम लिखो, कोई उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस है तो माइनस करो, डन विथ योर सम। बोर्ड एग्जाम में इसमें एक या दो ही चीज आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 252 पे मिसेस बाटली बॉय मिल गया, ठीक है। मिसेस बाटली बॉय इज अ प्रोफेसर ऑफ लॉ इन MK कॉलेज। ये बंदी एक लॉ कॉलेज में लेक्चरर है। द पर्टिकुलर ऑफ हर इनकम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 आर एस फॉलो। सैलरी मिल रहा है 32,000, ये सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा, अदर में आएगा क्या,
फिर उसको रॉयल्टीज फ्रॉम बुक्स, व्हाट इज रॉयल्टीज फ्रॉम बुक्स, व्हाट इज रॉयल्टी, ब्रांड का, क्या बात है। तो इसने बंदे ने अपने रॉयल्टीज फ्रॉम बुक्स मतलब इसके बुक्स, फॉर एग्जांपल जिस बुक से अपन पढ़ा रहे हैं मनन प्रकाशन, वो जो ऑथर है अपन उसको उसका ब्रांड यूज कर रहे हैं ना, तो उसको अपने को उसको पे करना पड़ता है। जैसे हमने बुक खरीदा तो उसको पेमेंट गया है ना, तो उसके लिए तो वो इनकम ही होगा, पूरा नहीं, कुछ एक अमाउंट परसेंट उसको मिलता है, तो वो जो अमाउंट है वो उसके लिए इनकम है। और वो इनकम कौन से सोर्स है, अदर सोर्स है, क्योंकि वो सैलरी से तो नहीं मिल रहा है, बिजनेस से नहीं मिल रहा है, कैपिटल से नहीं मिल रहा है, हाँ, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कितना मिल रहा है, 25,000, बट उसमें उसने इनकम जनरेट करने के लिए टाइपिंग का खर्चा कितना किया था, तो 25 में से 2,000 वो क्या करेगा, माइनस करे, तो उसका इनकम कितना आएगा, 23,000। अरे बात समझ में आया। फिर ऑनरेरियम रिसीव फ्रॉम अ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट फॉर विजिटिंग लेक्चरर, कन्वेयंस ऑफ विजिटिंग द इंस्टीट्यूशन, एग्जामिनेशन फीस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, फैमिली पेंशन, किधर तो देखा था फैमिली पेंशन, हाँ भाई ये आ गया है। फिर द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, अवार्ड का भी अपन ने देखा था, अवार्ड क्या होता है, एग्जाम्स होता है। फिर उसके बाद दिया और कुछ दिया है क्या, नहीं, फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, कंप्यूट ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, क्वेश्चन में वर्ड यूज किया है कंप्यूट ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, ऐसा कहीं पे यूज नहीं किया है, कंप्यूट अदर इनकम, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, व्हाट डू यू मीन ग्रॉस, मतलब उसको जितने भी सोर्स ऑफ इनकम है सब कैलकुलेट करो। इसको दो सोर्स मेरे को दिख गए, एक तो उसको पगार मिल रहा था, इनकम फ्रॉम सैलरी, और बाकी जितने भी इनकम उसने बताया वो सब अदर सोर्स है। मतलब यहाँ पे उसकी कितने सोर्स ऑफ इनकम है, तो ग्रॉस बोला है, सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैलकुलेट करने नहीं बोल रहा है। तो मैं इधर कैलकुलेशन सबसे पहला इनकम फ्रॉम सैलरी का दिखाऊंगा, इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है उसको, फिर दूसरा हेडिंग दिखाऊंगा इनकम फ्रॉम अदर्स। अपने लिए इंपॉर्टेंट ये था इसलिए मैंने इस पे फोकस नहीं किया। अब इनकम फ्रॉम सैलरी में डिडक्शन विडक्शन सब देना पड़ता है, अंडर सेक्शन 16 का 50,000 का डिडक्शन, वो सब दे के इधर लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे अपन ने कुछ नहीं किया, हमने डायरेक्टली 32,000 दिखाया है, ये हो सकता है नेट सैलरी होगा। क्लियर, समझा क्या बोला मैंने। चलो फोकस अपना अदर सोर्स पे, इसलिए इस पे सॉल्व करा। सबसे पहला रॉयल्टीज मिल रहा है, कितना मिल रहा है, मेरा इनकम है लेकिन इसमें टाइपिंग का खर्चा किया है, कितना किया, 2,000, कितना आएगा, 23। फिर ऑनरेरियम रिसीव फ्रॉम द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एज अ विजिटिंग लेक्चरर, मतलब मैं जिस कॉलेज में काम कर रहा हूँ उस कॉलेज में नहीं, मैं दूसरे कॉलेज में गया, उधर लेक्चर लिया और उधर से 3,000 रुपया लेके आया, तो क्या वो मैं इनकम फ्रॉम सैलरी में दिखाऊंगा क्या, इनकम फ्रॉम ऑनरेरियम फॉर द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, कितना, 3,000। अब ये आने जाने में मेरे को कन्वेंस का कितना लगा, तो मेरा इनकम 3,000 है क्या, क्या होगा, माइनस हो जाएगा 200 रुपया। समझ में आया, यही है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, समझा। चलिए फिर क्या है, एग्जामिनर फीस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, मेरे कॉलेज ने पैसा दिया क्या, यूनिवर्सिटी पेपर चेक किया रहेगा, पेपर सेट किया रहेगा, उन्होंने मेरे को पैसा दिया है, तो ये इनकम फ्रॉम एग्जामिनेशन फीस, समझ में आया क्या। फिर फैमिली पेंशन मिल रहा है ऑन डेथ ऑफ हर हस्बैंड फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, इनकम है, लेकिन इनकम के बाद फैमिली पेंशन में अपने को क्या मिलता है, डिडक्शन, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 18 में कितना, जितना मिला उसका 1/3 या 15,000, तो 42,000 का 1/3 अमाउंट निकालो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 14,000, और 15,000 में विच एवर इज लेस, क्या लेस है, तो डिडक्शन कितना मिलेगा, समझ में आया क्या, अरे क्लियर। तो 42 में 14,000 माइनस करेंगे, उसके बाद क्या है, शी रिसीव द्रोणाचार्य अवार्ड, अवार्ड सब आपके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स आर एग्जाम अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 17 सब सेक्शन ए, क्लियर। तो ये आएगा क्या, 10,000 रुपए, नहीं और कुछ नहीं, टोटल टोटल डन विद द सम, सम समझ में आया, इतना है तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्लियर है क्या। आज शायद इतना ही है क्या, और एक सम है, और एक सम है। चल, चेक द टैक्स लाइबिलिटी
ऑफ द फॉलोइंग गिफ्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियरली बोला है चेक द टैक्स लायबिलिटीज। यहां पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं कैलकुलेट कर रहे, अपने को अलग अलग गिफ्ट्स मिले हैं, इसमें से कौन सा टैक्सेबल कौन सा टैक्सेबल नहीं है, सिर्फ इसी के बारे में नॉलेज लेना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं कैलकुलेट कर रहे, खाली गिफ्ट में कौन सी गिफ्ट टैक्सेबल होते हैं कौन से नहीं होते उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं अपन। चेक द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग गिफ्ट received by Mrs. Rashmi during the previous year 23-24 and compute taxable income from for the assessment year 24-25। क्लियर है? अब गिफ्ट तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अपने को सिर्फ वही कैलकुलेट करना है। सबसे पहला गिफ्ट उसको मिला है ऑन ओकेशन ऑफ हर मैरिज ऑन 14th August 23 she received 90,000 as a gift, out of which 70,000 are from relatives and balance from the friends। चलिए बताइए टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल है? टैक्सेबल है। ओके, एक ने बोल दिया टैक्सेबल। ध्यान से पढ़ो, मैंने अभी बताया है आपको गिफ्ट्स क्या 20,000 टैक्सेबल। ओके फाइन, और कुछ भी टैक्स ओके 50,000 के ऊपर टैक्सेबल है सर, 90,000 मिला है, 70,000 तो रिलेटिव ने दिया है, अदर देन रिलेटिव तो 20,000 ही आ रहा है, तो 50,000 के ऊपर टैक्सेबल मतलब इधर टैक्स भरने की जरूरत है क्या? नहीं। गिफ्ट रिसीव ऑन ओकेशन ऑफ मैरिज आर नॉट टैक्सेबल। समझ में आ गया? क्यों नहीं? अभी आपको लॉजिक बताया ना, समझा ना? चलिए सेकेंड, 12 सितंबर 2023 को she received a gift of 18,000 from cousin of her mother। ध्यान से 12 सितंबर को she received gift of rupees 18,000 from cousin of her mother। बोलो बोलो, पचास है मतलब टैक्सेबल है कि नॉन? वही पूछा मैंने, नॉन टैक्सेबल। टैक्सेबल है, टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। क्या बात है सर, अब चाचा मामी काका काकी अपने रिलेटिव चाहिए, ये रिलेटिव है क्या? नॉन रिलेटिव है। तो नॉन रिलेटिव से मुझे 18,000 रुपए का गिफ्ट मिल रहा है, टैक्सेबल के नॉन टैक्सेबल? तो यहाँ पे क्लियरली बोला है cousin of Mrs. Rashmi's mother is not a relative, hence the cash gift is taxable। किधर बोला है सर कैश गिफ्ट? क्लियर बोला है received rupees 18,000 from cousin, तो ये अपने लिए क्या हो जाएगा? टैक्स। सर 50,000 रुपया आपने लिमिट दिया था ना सर, हाँ या नहीं? तो ये तो 18,000 ही है, तो टैक्सेबल होना ही नहीं चाहिए, है ना? यही दिमाग में आ रहा है ना सबके दिमाग में। दैट इज जस्ट फॉर द रिलेटिव पर्सन। नॉन रिलेटिव का मतलब क्या हुआ? यस, कैश गिफ्ट है वो। कैश गिफ्ट इज टैक्सेबल गिफ्ट। कैश गिफ्ट आपके लिए क्या है? टैक्सेबल है, इसलिए कंडीशन लिख के दिया है। डाउट है कुछ? चलिए आगे बढ़ते। अ सेल फोन वर्थ 21,000 is gifted by her friend on 15th August 23। अब कंफ्यूज मत होना, ध्यान से पढ़ना और बोलना। सेलफोन गिफ्ट किया है, यहाँ पे कैश गिफ्ट था, यहाँ पे सेलफोन गिफ्ट है, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। कैश गिफ्ट टैक्सेबल होता है, गुड्स पर्टिकुलर उसका लिमिट है 50,000। गिफ्ट समझ में आया? सेलफोन इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी एज पर द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 56, हेंस इट इज नॉट टैक्सेबल। सिंपल भाषा में वो मेरे लिए क्या आ जाएगा? गुड्स के कैटेगरी में, गिफ्ट्स के कैटेगरी में, कैश गिफ्ट्स के कैटेगरी में नहीं आता है। इसलिए हमने कैश को तो टैक्सेबल लिया, बट इसको टैक्सेबल लेंगे क्या? नहीं। यहाँ पे टैक्सेबल होगा क्या? समझा? 50,000 के ऊपर का सेलफोन होता वो मेरे लिए टैक्सेबल हो जाता, क्योंकि गिफ्ट का लिमिट कितना है नॉन रिलेटिव के लिए? 50,000 से ज्यादा।
बाउंसर 11 है क्या? पक्का? चलिए, शी रिसीव्ड कैश गिफ्ट ऑफ 25,000 फ्रॉम एल्डर ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड्स ग्रैंडफादर ऑन 25/10/2023। क्यों? Brother of husband's grandfather is not relative, hence the cash gift is taxable. अभी लॉजिक क्लियर हो गया? बढ़िया है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? She received a cash gift of 12,000 from her friend. झालं? कळलं? रोकड़ा टैक्सेबल, गिफ्ट 50,000। फर्क समझ में आ गया? तो गिफ्ट का डेफिनेशन क्या है? सामान, कैश नहीं। क्लियर? आप गिफ्ट दे रहे हो तो पैसा मत दो, गिफ्ट दो। 50,000 तक टैक्सेबल नहीं रहेगा नॉन रिलेटिव के लिए, रिलेटिव के लिए नहीं। जैसे यहां पे 90,000 रुपए का गिफ्ट मिला है, 70,000 रिलेटिव का, 20,000 नॉन। गिफ्ट है तो यहां पे हमने अजम्पशन कैश लगाया क्या, इसलिए हमने इसको टैक्स लिया क्या, गिफ्ट था। बट यहां पे हमको, सर इधर भी तो गिफ्ट रुपीज दिया हुआ है तो आप इसको भी तो गिफ्ट अज्यूम कर सकते हो, कर सकते हो, हाँ या नहीं? बट यहाँ पे गिफ्ट को हमने क्या अज्यूम करके दिखाया है? कैश। इट इज अ कैश गिफ्ट। हम क्या करेंगे सर अगर हमको ऐसा आया तो, है क्या नहीं? क्लेरिफिकेशन रहेगा। ये एक एक्सप्लेनेशन टाइप का सम है, वो आपको क्लियर, आपका विजन क्लियर करने के बोल रहा है कि कैश गिफ्ट टैक्सेबल होता है और गिफ्ट 50,000 तक टैक्सेबल नहीं होता है। ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है। जब आपको सम आएगा तो स्पेसिफिकेशन आएगा। क्लियर है अभी? पक्का? तो टोटल गिफ्ट से कितना टैक्सेबल आएगा? 18, 25 और 12, टोटल हो जाएगा 30, 55। समझा सब? क्लियर है? और कुछ है क्या भाई? नहीं। आज तो फिर इतना ही है। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।